नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सम्मेलन में नरेश उत्तम को सपा का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन आया है। नरेश उत्तम का प्रस्ताव पर्चा सही पाया गया। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि नरेश उत्तम को अखिलेश यादव के बेहद करीबी होने का भी लाभ मिला है। और इस मौके पर अपने संबोधन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमने बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, हर स्तर पर त्याग किया, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग बड़ी जीत चाहते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश सम्मेलन जो है उसमें नरेश उत्तम को दोबारा चुना गया है। केंद्र सरकार ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि पीएफआई को बैन करने के साथ साथ 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बता दें कि पीएफआई से जुड़े भी और भी संगठनों पर प्रतिबंध लगा है, जो कि हमने आपको बताया कि क्या वो 8 जो संगठन है उन पर भी लगाया गया है बैन। तो आपको बता दें कि पीएफआई क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके पीएफआई को बनाया गया था, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। एसआईएमआई पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई उभर कर सामने आया था। एसआईएमआई पर प्रतिबंध लगा था, जिसके बाद पीएफआई उभर कर आया। केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में अच्छी पकड़ पीएफआई की बताई जा रही है और अब यूपी में भी इसकी अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है। 23 राज्यों में ये पीएफआई फैला हुआ है और इस पर कई तरह के आरोप हैं, जिसके बाद इसको प्रतिबंधित किया गया है। आईएस जैसे आतंकी संगठन से पीएफआई के जुड़े होने के आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं और मुसलमानों और साथ ही साथ धार्मिक कट्टरता को थोपने और साथ ही साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगा है। पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप लगा है। युवाओं को टारगेट करने का आरोप लगा है। युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का आरोप है। तो कई गंभीर आरोप जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है वो पीएफआई पर लगे हैं। हाथरस की और बात करें तो जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का भी आरोप लगा है। तो पीएफआई पर ये तमाम गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद बैन किया गया है। बेंगलुरु में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भी पीएफआई के सहयोगी संगठनों का नाम सामने आया था। और आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब आंदोलन जो इतना ज्यादा जोर पकड़ा था उसको लेकर भी आरोप पीएफआई पर लगा। दिल्ली दंगों में लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने और पीएफआई पर इस तरह के भी आरोप दिल्ली दंगों को लेकर भी लगा है। सीएए विरोध आंदोलन में भी फंडिंग का आरोप लगा है और कई अन्य आरोप, काफी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से पीएफआई को बैन किया गया है। 5 साल का बैन लगाया गया है और साथ ही साथ जो अन्य सहयोगी संगठन पीएफआई के थे 8 और उनको भी बैन किया गया है। भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लगातार पहले छापेमारी की गई, इनके तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के बाद जब जो भी चीजें सामने आई, जो सबूत सामने आए, उसके आधार पर अब पीएफआई को बैन किया गया है। सरकार ने कैसे बैन किया वो भी आपको बताते हैं। गैर कानून संस्था घोषित करते हुए बैन किया गया है और यूएपीए एक्ट के तहत बैन लगाया गया है, जो कि 5 साल तक का बताया जा रहा है। फिलहाल 8 सहयोगी संस्थाओं को भी बैन किया गया है। भारत सरकार ने 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया है। कई राज्यों में पीएफआई की अच्छी पकड़ बताई जाती है। 23 राज्यों में कहा जाता है कि अच्छी पकड़ है। छापेमारी के बाद अब पीएफआई पर हालांकि केंद्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है, बैन लगा दिया है। गैर कानूनी संस्था घोषित करते हुए बैन लगाया गया है। जिस तरीके से पीएफआई के द्वारा देश के युवाओं को गलत डायरेक्शन में भेजने का काम किया जा रहा था, उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई पीएफआई के तमाम संगठन जो पीएफआई से जुड़े हुए थे उन पर भी हुई है और बैन कर दिया गया है।
पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बंद कर दिया गया है और इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और इसके जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोई इसका समर्थन कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को सराहना उसकी की है और सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह के तमाम देश विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो एक और उन्होंने पीएफआई को लेकर समर्थन किया है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इंक्लूडिंग पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, देखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और आरएसएस पर एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले। पीएफआई लखनऊ में 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है और इसी वजह से घेराव किया गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में इकट्ठा हो रहे हैं तमाम अभ्यर्थी एक एक करके शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको नियुक्ति समय पर नहीं मिली है। अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। तो वहीं पूरे मामले पर हमारे संवाददाता विवेक कश्यप ने शिक्षक अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, सुनवाते हैं आपको। 1000 शिक्षा अभ्यर्थियों में से 6800 के जो शिक्षक अभ्यर्थी बचे हैं, आपको बताना चाहेंगे शिक्षा मंत्री के घर के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो प्रदेश भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो महिलाएं इनसे क्या मांगे। मैम, क्या मांगे जो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमें नियुक्ति की मांग है, हमारी नियुक्ति मिल जाए, लेकिन हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वहाँ पे कोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर जनरल अवैध वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम ओबीसी एससी वाले पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम पॉलिटिक्स के लिए मैटर नहीं करते हैं। तो वो अवैध जनरल वालों को बाहर नहीं निकाले, जो कि हम सही है, हमें अंदर नहीं करने को तैयार है। और सरकार इसके लिए कि जनरल वालों को बाहर ना किया जा सके, इसलिए वो उनको डेट पे डेट के खेल खेल रही है। अब यहाँ हम सड़कों पे धरती हो, यहाँ पे सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति मिल जाएगी, नियुक्ति नहीं मिल रही है हमें। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे सरकार पे कि मंत्रिमंडल पे बात होने के बाद भी इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। और भी दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस है वो मौजूद है, शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है। पुलिस इनको समझाने की बात कर रही है कि आप प्रदर्शन करें, क्योंकि कल इनके जो लोग थे, 5 लोगों का सदस्य वो मिला था। कहीं ना कहीं लगातार पुलिस और ये लोग इंतजाम कि कोई जाए, हमारे उसके जो है 6800 को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं ये लोग, हर बार कोर्ट का हवाला देकर। अदर पश्चिम बंगाल में ये लोग, यही बीजेपी वाले जितने लोग हैं वहाँ पे चरस बो दिए हैं, कहते हैं कि जो है ये शिक्षा मंत्री ने घोटाला किया, उनको हटा देते। लेकिन यहाँ क्या है, घोटाला किया 6800 की अगर कोर्ट में बात आई कि जो 6800 अवैध जनरल है उनको बाहर किया जाए, तो सर ये कहते हैं कि जो है उस पर पॉलिटिकल मुद्दा है, उसको जो है राजनीति हो जाएगी। तो जो प्रदर्शन है वो जारी है और सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर बैठे हुए हैं। पुलिस बल मौजूद है, पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थियों में बातचीत हुई है। कल इनके जो 5 सदस्य थे वो शिक्षा मंत्री से मिले थे। आश्वासन दिया गया है कि जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इंडिया वॉइस से मैं विवेक, लखनऊ। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों पर आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर रामनगरी अयोध्या में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश सुनाया। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी बीड़ा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन बताया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर राम कथा पार्क में लता दीदी के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं चौक का क्या कुछ खास चौक में रहा है।
आपको बता दें कि लता मंगेशकर चौक का आज लोकार्पण सीएम ने किया है और लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है। सरयू नदी के करीब लता चौक का निर्माण किया गया है और यहाँ पर एक भव्य बीणा लगाया गया है। चौक का आकर्षण संगीत वाद्य यंत्र बीणा बना है और जो कि बहुत ज़्यादा खास है। चौक पर लगे बीणा के वजन को अगर बताएं तो 14 टन का वजन बीणा का है। बीणा की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 40 फीट लंबाई और 40 फीट का ये बीणा बताया जा रहा है। काफ़ी लंबा ये बीणा और लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है। सीएम मौजूद रहे इस दौरान। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में स्थित गुफाबाला मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर की छवि देखने को मिलती है। मंदिर के पंडित दिनेश भारद्वाज ने कहा कि मंदिर काफी पुराना है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। खासकर नवरात्रि में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। भक्तों का पहुंचना लगातार नवरात्रों के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। नवरात्रि में जो लोग मां देवी और मां वैष्णो देवी के मंदिर नहीं जा पाते हैं वो इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर आकर उसी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं जैसे मां वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस मंदिर की मान्यता है और भक्तों का जो यहाँ पर हुजूम उमड़ता है वो भी बेहद खास है। गुफानुमा ये मंदिर, तस्वीरें आप देख सकते हैं इस मंदिर की, किस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और मां वैष्णो देवी का मंदिर जिस तरीके से है उसी तरीके की इसकी कुछ कुछ बनावट है और जिसकी वजह से भक्तों का तांता यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन से ही लगता है। पंडित दिनेश भारद्वाज मंदिर भैया प्राचीन मंदिर है। गाजियाबाद में ऐसा मंदिर दूसरा है नहीं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। विष्णु देवी माता विष्णु देवी हैं, उनकी तर्ज पे बनाया हुआ ये मंदिर है। इसमें गुफाएं 3 हैं। सबसे पहले शेर के मुंह में घुसते हैं, ऊपर है, नीचे तीनों देवियों के नीचे गुफा है। अंदर गुफा के अंदर विष्णु देवी विराजमान हैं, ऊपर बाबा बर्फानी हैं, बैठे हुए भोलेनाथ। 3 गुफाएं मुख्य रूप से मंदिर के अंदर। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लोगों का समर्थन जो है इसको लेकर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में भी पीएफआई बैन को लेकर सामाजिक संगठनों ने इसका स्वागत किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और प्रदर्शन में लोगों ने एक साथ होकर देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन वाराणसी में देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन में लोगों ने मांग की कि पीएफआई को 5 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही पीएफआई के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी भी की जाए, ये मांग की गई है। और तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से प्रदर्शन, हालांकि पीएफआई को अभी फिलहाल 5 साल के लिए बैन किया गया है, लेकिन ये जो प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है वाराणसी में, इसमें पीएफआई मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर लोग पहुंचे सड़कों पर और लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि पीएफआई को 5 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। आज हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंक रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रही है हमारी पार्टी की पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों पे 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन उस पर बैन लगाया जाए और वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं पीएफआई जैसे संगठनों से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके जो 23 और जिलों में जो शाखाएं फैली हुई हैं उन सभी जगह पे छापे मारे जाएं और जल्द से जल्द उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए पीएफआई जो जब से पैदा हुआ तब से देश के खिलाफ इसमें तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। हम लोग उसी का पुतला फूंक रहे हैं क्योंकि ये जब से हुआ है, जब से चाहे हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है हिंसा हुई हो, जहांगीर महाराज में और उसका शाहीन बाग में जो है 100 दिन का आंदोलन बिना मतलब केवल सीए एनआरसी के विरोध में देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग ये जानते भी नहीं कि उन्हें क्या कर रहे हैं। ये मुस्लिम नागरिकों को बहला फुसला के प्रतिबंधित संगठनों में ला रहे हैं और उनसे गलत काम करवा रहे हैं। आज हम लोग जो है पीएफआई के विरोध में रोड पर उतरे हैं, पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और हम पीएफआई के बारे में कहना चाहूँगा, पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो हमारे मुल्क को अमन और चैन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 5 साल से बैंड होने के बाद दूसरी संस्था बनेगी, तीसरी तंजीम चलेगी, चौथी तंजीम चलेगी
और देश का माहौल ये खराब करने पे लगे रहेंगे। पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है और अपने आतंकी जाल को बिछाया हुआ है और देश का नुकसान कर रहा है, देश के भाईचारे, एकता, अखंडता, यहाँ की संप्रभुता को ख़त्म करना चाहता है। और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है, जैसे सिमी को ख़त्म किया गया था, वो पीएफआई में शामिल हो गए और अभी भी पीएफआई के कई ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो चल रहे हैं, उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। पीएफआई पर 5 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाए। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। 203 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने थाना मिर्जापुर समेत कई थानों की पुलिस पहुंची है और इसी के साथ मिर्जापुर के मकान और लोकल यूनिवर्सिटी पर भी पुलिस ने कब्जा लेने की बात कही है और कब्जा लेने के लिए पुलिस पहुंची है। तो आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी बसपा के हाजी इकबाल और इनके ऊपर कई आरोप हैं, जिसके बाद इनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस पहुंची है। इनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी हुए हैं और उन्हीं आदेशों का पालन करते हुए पुलिस संपत्ति को कुर्क करने के लिए पहुंची है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इकबाल की संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।